ब्रिटिश का पढ़ाने का तरीका का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था? लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीखे। अब एक नॉर्थ इंडियन का पूरा भाषा अलग है, एक साउथ इंडियन का भाषा अलग है, दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होता, तो इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज मिल गया और इससे लोगों में एक यूनिटी आया। जब कोई सेम भाषा बोलता है ना तो हम लोग उससे ज़्यादा बात करते हैं, तो लोगों में यूनिटी आया, लोग इंडिया को अपना एक कंट्री के जैसा समझने लगे। इससे नेशनलिज्म बढ़ा, इंग्लिश पेपर्स वगैरह पढ़ने लगे, लोगों को सबको नॉलेज मिलने लगा, तो एक नेशनलिज्म का स्पिरिट इंक्रीज हुआ, अवेयरनेस हुआ। फॉरेन में समझ में आया लोगों को कि फॉरेन कंट्रीज में कैसे सबको इक्वल माना जाता है, कितना फ्रीडम होता है, तो लोगों को लग रहा था कि हाँ, हम लोगों की कंट्री में जो हो रहा है वो गलत है। सोशल और रिलीजियस अवेयरनेस आया कि अपने सोसाइटी में क्या क्या बदलाव लाने का ज़रूरत है। और एडुकेटेड विमेन जैसे सरोजनी नायडू भी नेशनल मूवमेंट ज्वाइन की। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था कि जो इंडियंस पढ़ लिख रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन बाकी इंडियंस को सब गंवार समझने लगा, तो एक डिवीजन क्रिएट हुआ। इंडिजीनियस लिटरेचर मतलब इंडिया का जो अपना लिटरेचर है उसको लोग इग्नोर करने लगे, सब इंग्लिश प्रेफर करने लगे। हाँ, इंग्लिश प्रेफर करने लगे। इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छा बताया गया था, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगा कि ठीक है, ब्रिटिश रूल इतना बुरा नहीं है। अब एक गरीब को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था ना, उसका प्रॉब्लम कौन समझ रहा है फिर। और एडुकेशन बिकेम द प्रायोरिटी ऑफ दोज हु कुड अफोर्ड इट। उस टाइम पे पढ़ाना लिखाना सबका मेन एम नहीं था, तो सिर्फ रिच इंडियंस ही पढ़ लिख पा रहे थे, गरीब तक ये फ़ायदा नहीं पहुंचा था। वो तो अभी भी है। ऐसा नहीं है, अब तो फ्री में एडुकेशन है, भेज नहीं रहा तो बात अलग है, फ्री में कम, मतलब फिर भी वो खुद से नहीं भेज रहा, पढ़ाने का बहुत फैसिलिटी है, लेकिन गरीब लोग खुद ही नहीं भेज रहा कि स्कूल जाके क्या करेगा, रुपया कमाओ, वो प्रॉब्लम हो जाता है। फिर सोशल इम्पैक्ट क्या था, सोसाइटी में क्या क्या असर हुआ, तो बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, ये लोग इंडियंस ही थे और इन लोगों को पता था कि हम लोगों के सोसाइटी में बहुत सारा खराब बात है, जैसे सती। तो सती सिस्टम क्या था, किसी का हस्बैंड का डेथ हो गया तो उसके अस्थि पे, उसके चिता पे उसको भी बैठकर जला दिया जाता था, बैठाकर। हाँ, जबरदस्ती क्या, पहले के लोगों में था ही, विमेन के माइंड में भी, कि हस्बैंड का डेथ हुआ तो उसको भी जलना ही पड़ेगा, तो वो लोग भी नहीं रिवोल्ट करते थे मैक्सिमम टाइम पे। तो ये सिस्टम बहुत गलत था, एक इंसान को जिंदा जलाया जा रहा है। तो ये गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ये किए, बैन किए। तो वो खुद से क्यों बैन करेंगे, राजा राम मोहन रॉय एक सोशल रिफॉर्मर थे, वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किए, तब जाकर बैन हुआ। फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब इन्फेंट गर्ल्स को, छोटी लड़कियों को बर्थ के पहले ही मार देना या फिर 1-2 महीना में ही मार देना, उसको बोलते फीमेल इन्फेंटिसाइड, उसको बैन किया गया। चाइल्ड मैरिज मतलब पहले 1 से 3 साल, मतलब 1 से 3 साल के एज में ही शादी करा दिया जाता था, उसको बैन किया गया। धीरे धीरे एज बढ़ाया गया, 18 साल किया गया लड़कियों के लिए, 21 ईयर्स किया गया बॉयज़ के लिए। फिर तो यही सब था, चाइल्ड मैरिज बैन करना। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के विमेन के लिए बहुत अच्छा बात था, क्योंकि चाइल्ड मैरिज लड़कियों के लिए बहुत डेंजरस चीज़ है। विडो रीमैरिज एक्ट, इसमें था कि किसी का हस्बैंड का डेथ हो गया है तो उसको वापस शादी करने का लीगल परमिशन होना चाहिए। बाकी घर वाले मना कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन अगर एक लीगल परमिशन रहेगा तो बोलने का हिम्मत रहेगा। तो विडो रीमैरिज एक्ट पास किया गया था, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट के कारण हुआ। तो सोसाइटी में ऐसे चेंजेस आया पढ़ाई लिखाई के कारण ही। अप टू 1920 ओनली द एनलाइटेंड मेन इंडियन मैन वर्कड फॉर द वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। पहले खाली जैसे राजा राम, जो इस तरह से लोग रहते थे सोशल रिफॉर्मर्स, वही लोग चाहते थे कि कंट्री, वो लोग चाहते थे कि हम लोग का सोसाइटी अच्छा हो। लेकिन बाद में विमेन भी ज्वाइन कर ली, क्योंकि उनको भी दिख रहा था कि विमेन का कास्ट में भी चेंज लाने का बहुत ज़रूरत है। तो ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था। ग्रेजुअली इंडियन सोसाइटी में ये कंसेप्ट आया कि हाँ, मेन विमेन इक्वल है, विमेन भी फ्रीडम फाइट इसीलिए ज्वाइन की। तो सोशल इम्पैक्ट अच्छा था पढ़ाई लिखाई का। सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स, तो सोशियो रिलीजियस मतलब सोसाइटी और रिलीजन को लेकर जो बदलाव लाना होता है, जैसे अनटचेबिलिटी और वो सारा चीज़। तो इसके लिए भी काफ़ी सारे रिफॉर्मर्स थे, जैसे श्री नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले, ये सब
लोकल एरियाज में, कोई केरला का, कोई तमिलनाडु का, कोई महाराष्ट्र का, वो सब जगह का था जो चेंजेस लाने का कोशिश करता था। तो उसमें से एक है, ठीक है, उसमें से एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, श्री नारायण गुरु। श्री बाद में बताएंगे। श्री नारायण गुरु वॉज अ ग्रेट हिंदू सेंट एंड अ सोशल रिफॉर्मर। उनका बर्थ हुआ था एजहवा कम्युनिटी ऑफ केरला, ये लर्न करना होगा। वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे, ब्राह्मण डोमिनेंस, वो इन सब के अगेंस्ट आवाज उठाते थे। वो श्री नारायण कंस्ट्रक्टेड ऑल्टरनेट टेम्पल्स एंड प्रोपागेटेड फॉर वन गॉड। उनका बोलना था एक ही भगवान है, एक ही रिलीजियन है, सब कुछ एक है, अलग अलग धर्म के नाम पे अलग अलग भगवान को मत पूजो, ये सब सारा था। जैसे कितने सारे लोग क्या कर रहे थे, क्रिश्चियनिटी में अपने आप को कन्वर्ट कर लिए ताकि ब्रिटिशर्स फेवर करें। तो वो बोलते थे कि इस तरह से जो रिलीजन कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि सफरिंग कम हो, ये गलत है। फिर ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के थे, ये सत्य शोधक समाज खोले थे, लो और ऑप्रेस्ड क्लासेस का बेटरमेंट के लिए। ये चाहते थे कि वो लोग को भी पढ़ने लिखने का मौका मिले, अंडर प्रिविलेज क्लास के लिए अलग से स्कूल खोले, और इन लोगों का प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने में ये बहुत हद तक सक्सेसफुल रहे। लोगों का जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में, अनटचेबिलिटी का प्रॉब्लम हटाना, ये एंटी ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्ट की है, ब्राह्मण्स के अगेंस्ट, क्योंकि ब्राह्मण्स उस टाइम पे बहुत डोमिनेट करते थे सब चीज़ को, अपर क्लास समझते थे। ज्योतिबा फुले इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेंबरशिप रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग कांग्रेस में खाली पैसा वाले लोग थे और हिंदूज थे, तो उनका था कि रिच और अपर कास्ट से खाली नहीं चलेगा। वीरसलिंगम पैसा तो नहीं था, कांग्रेस में बहुत रिच ग्रुप ही था। तो महात्मा गांधी बहुत रिच थे। नहीं, सिर्फ महात्मा गांधी नहीं, लेकिन जो बाकी जैसे नेहरू का पूरा फैमिली और ये सब, इस वजह से तो ऐसा बहुत सारा पार्शियल डिसीजंस भी लिया जाता था। 5 मिनट करो। फिर वीरेसलिंगम कंडुकुरी। वीरेसलिंगम इज कंसिडर्ड द प्रॉफिट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश। आंध्र सोसाइटी में वो बहुत सारा ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को, पुराना ज़माना का थिंकिंग को वो हटाए, बदलाव लाए। वो पहला नॉवल लिखे थे बेस्ड ऑन नेचुरल साइंस एंड हिस्ट्री इन तेलुगु, बुक का नाम लिखा हुआ है, वो सब पढ़ लेना। वो एक मैगजीन स्टार्ट की है, टाइटल था विवेक धरिणी, जहाँ पर वो विमेन का एडुकेशन, विडो रीमैरिज, इन सब के बारे में बताते थे। ही वॉज द फर्स्ट राइटर टू राइट प्रोज फॉर विमेन। विमेन के लिए इस तरह से पहले बुक वगैरह कोई नहीं लिखता था, पोएम वगैरह नहीं लिखता था, ये पहले लिखे थे। कन्या शुल्कम बोलकर नाम था उनका, प्रोज का। साउथ इंडियन था। हाँ। पेरियर E.V. रामस्वामी, ही वॉज बॉर्न इन इरोड टाउन ऑफ तमिलनाडु। वो रैशनलिस्ट थे, रैशनल थिंकिंग था, और रिवोल्यूशनरिस्ट थे, रैशनल थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग था। वो कांग्रेस छोड़ दिए क्योंकि उनको भी यही लगा कि कांग्रेस से खाली ब्राह्मण्स लोग का मतलब पूरा हो रहा है। वो कांग्रेस को अ फोर्ट ऑफ ब्राह्मण्स बोलते थे। ही क्वेश्चन द सब्जुगेशन ऑफ द्रविडियन रेस बाय ब्राह्मण्स। इधर तो ही एंजॉयड द डोनेशंस एंड गिफ्ट्स ऑफ द्रविडियंस बट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन सोशल एंड रिलीजियस मैटर्स। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि ब्राह्मण्स लोग दूसरे का गिफ्ट वगैरह और सब कुछ तो ले लेते हैं, लेकिन सोसाइटी में जब कभी सपोर्ट करने का बात आता है तो दूसरे क्लास को कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। ये उनका बोलना था। 29/100 ये होता है जो ये एक पेरियर वॉज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द्रविडियन कल्चर, और वो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट लॉन्च किए थे 1925 में। उनका था कि नेशन के प्रति अपना प्यार जगाओ, नेशनलिज्म का स्पिरिट, सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए, विमेंस का राइट के लिए, इन सब चीज़ के लिए वो फाइट करते थे। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती, ये एक ग्रेट सेज फिलोसोफर सब कुछ थे, आर्य समाज एस्टैब्लिश किए थे, और ये शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किए कि जो लोग हिंदू रिलीजन से कन्वर्ट हो चुके हैं वो वापस हिंदू बन जाओ। तो उसके लिए ये शुद्धि मूवमेंट शुरू किया। इनके लिए आइडल वर्शिप गलत था, मूर्ति का पूजा करना, चाइल्ड मैरिज करना, ये सब इनके लिए गलत था। ये किसका पूजा करते हैं? बोलते थे कि इंसान को पूजो, इंसान का हेल्प करो, भगवान को पूजने का जरूरत नहीं है, वो उसी तरह से भगवान का पूजा हो जा रहा है। तो स्वामी दयानंद वांटेड टू बिल्ड अ फ्री, स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड इंडिया। सोशल और रिलीजियस इनजस्टिस को हटाना चाहते थे। वो बोलते थे कि इसी वजह से हम लोग का कंट्री डेवलप नहीं कर रहा। फिर भीमराव अंबेडकर, उनको बाबा साहेब बोलते थे। ये इनको खुद भी स्कूल वगैरह में बैठने नहीं दिया जाता था,
और बाद में क्योंकि ये लोअर कास्ट के थे और बाद में इतना पढ़े लिखे कि यही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो ये इससे समझ में आता है कि पढ़ाई लिखाई का क्या इम्पोर्टेंस है। वो मराठी न्यूज़पेपर पब्लिश किए थे मूक नायक, मतलब लीडर ऑफ द डम। मतलब यही कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे इंडिया का। हाँ, लीडर ऑफ द, दूसरों के हेल्प से, लीडर ऑफ द डम मतलब जो भी पिछड़े हुए ग्रुप हैं उनका लीडर। अनटचेबल्स को सपोर्ट करते थे। ही फाउंडेड द बहिष्कृत हितकर्णी सभा, जो फ्री में हॉस्टल, लाइब्रेरी, स्कूल्स खोलता था बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ही इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्रगल करके, इन पे तो सीरियल भी निकला अभी कि किस तरह से सारा ऑड्स के अगेंस्ट, सबका मारपीट खा कर भी ये पढ़ाई किए हैं। बाद में इतना अच्छा पढ़े कि स्कॉलरशिप्स मिला। फिर महात्मा गांधी, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ नेशन, इनका फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। ये सत्याग्रह, सर्वोदया, नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेशन, इस तरह का सारा चीज़ स्टार्ट किया। गांधी जी भी चाइल्ड मैरिज और अनटचेबिलिटी ये सब के अगेंस्ट थे। हरिजन्स, जिनको कोई टच नहीं करता था, लोअर कास्ट को, उनको ये बोलते थे ये लोग भगवान का इंसान है, पीपल ऑफ गॉड। वो स्पिनिंग व्हील, खादी, चरखा ये सब करते थे। लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करते थे कि ब्रिटिशर्स का सामान मत यूज़ करो। गांधी जी बोलते थे कि एक वाइफ एक हस्बैंड की नौकर नहीं होती है, स्लेव नहीं होती है, लेकिन उसकी कंपेनियन, उसकी साथी होती है। और एक वाइफ चाहे तो हर किसी को अपलिफ्ट कर सकती है। तो उसको पर्दा सिस्टम में रहने का ज़रूरत नहीं है, उसको पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, विडो को रीमैरिज करना चाहिए। वो डाउरी के अगेंस्ट थे, दहेज सिस्टम के। डाउरी मतलब? दहेज। इम्पैक्ट ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट्स, तो ये जो भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स आया, इससे सोसाइटी में वाकई में बहुत बदलाव आया। इस तरह का सारा सोशल इविल्स हटा। हम लोगों के पास्ट में ऐसा कल्चर नहीं था, धीरे धीरे वो सब होने लग गया। तो ये सारा लोगों को समझ में आया कि हाँ, हम लोगों के जो बहुत एंसेस्टर्स थे जो वैदिक पीरियड में, वो लोग इस चीज़ को नहीं मानते थे। तो ये सब बुद्धि था। हाँ, बीच में लेटर वैदिक पीरियड में ये सब होने लग गया। तो वो सब चीज़ को वापस वो लोग ग्लोरीफाई कर रहा था। कल्चर अवेकनिंग हुआ, लोगों को अपना कल्चर का इंपॉर्टेंस समझ में आया। इंडिया में लिटरेचर, साइंस, आर्ट सब चीज़ में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। एक मिडिल क्लास का पूरा ग्रोथ हुआ। तो मिडिल क्लास मतलब कौन थे? जिसमें पढ़ लिख कर लोग रुपया कमा रहे हैं, टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, साइंटिस्ट, ये सब। और वो लोग एनलाइटेंड क्लास का भी एक हुआ, जो लोग फ्रीडम फाइट सारा ज्वाइन कर रहे थे। जो मतलब अपर क्लास नहीं, एनलाइटेंड मतलब नॉलेजेबल क्लास, जो एनलाइटेंड सोल है, जिनको हकीकत पता है, सच ढूंढ रहे हैं, वो सब। बुद्धा, महावीर, ये लोग सब चाहते थे कि कास्ट सिस्टम हटे, लेकिन पूरा नहीं हट रहा था। धीरे धीरे करके अब हट रहा है। पढ़ाई का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। प्रिंटिंग प्रेस का भी, जब बुक्स आया तब लोग अलग अलग बुक्स पढ़ने लगे, अलग अलग स्टोरीज पढ़े, तब उनको समझ में आता था कि हाँ, जो हम लोग सोचते हैं वो गलत है। ये जो वो बुक लिखने वाला तो ऑब्वियसली बहुत नॉलेजेबल होगा। हाँ। तो फिर वो तो ज़रूरी थोड़ी दूसरा कल्चर का बुक, दूसरा जगह का बुक भी तो ट्रांसलेट करके हिंदी में और लोकल लैंग्वेजेस में पब्लिश हो रहा है। तो लोगों को ऐसा आइडिया मिल रहा है कि हाँ, ऐसा भी होता है। दूसरे के स्ट्रगल के बारे में पता चल रहा है, अपना कंट्री का स्ट्रगल के बारे में पता चल रहा है। तो प्रिंटिंग प्रेस के कारण भी नेशनलिज्म का स्पिरिट इंडिया में बढ़ा।